जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 1 की, जो कि क्लास 9th का है। क्या है? जो क्लास 9th का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पूर्वक देखेंगे और इसी तरह से मैं हर सब्जेक्ट का, हर पाठ का, ठीक है, विज्ञान का हर पाठ का वीडियो हम अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। ओके, तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पदार्थ की। आखिर पदार्थ होता क्या है? ओके, पदार्थ होता क्या है, आखिर हम पदार्थ किसको कहते हैं? तो पदार्थ हम उसे कहेंगे कि हमारे चारों तरफ नजर आने वाली वे वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं अथवा जिसे हम अनुभव भी कर सकते हैं, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, वस्त्र, ओके, हवा, ये सब क्या है? पदार्थ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पदार्थ के पदार्थ के भौतिक स्वरूप, जिसमें कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बिल्कुल सही है ना। कोई भी पदार्थ जो है वो किससे बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ईंट बनाना है, इसमें छोटे छोटे महीन महीन कणों का, जो बालू के कणों का जो ग्रुपिंग होता है, ठीक है, तब जाकर हम मिट्टी और बालू के कणों का क्या होता है? ग्रुपिंग होता है, तब जाकर बड़ा ईंट बनता है। और अगर हम लोग दीवार की हम लोग बात करें, अगर बड़ा सा दीवार बनाना है, दीवार भी पदार्थ है, तो इसमें भी क्या होता है? एक छोटा छोटा जो है ईंट के ग्रुपिंग को मिला करके तब जाकर के बड़ा सा हम लोग दीवार का निर्माण करते हैं, इस तरह से। ओके, तो पदार्थ आपको समझ में आ गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आस पास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, यानी जब पदार्थ क्रिएट होता है तो वह 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और वही जब पदार्थ का जब विनाश होता है तो वह 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ठीक है, ये पंच तत्व कुछ इस प्रकार से है, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, क्या? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश जो है, ये 5 तत्वों से मिल करके कोई पदार्थ का निर्माण होता है। जब पदार्थ क्रिएट होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वह यही 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ओके, और जब पदार्थ की विनाश होता है, जब पदार्थ खत्म होता है, तो इसी 5 तत्वों में वो क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। उस सभी के यूनानी दार्शनिकों ने भी पंच पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। ओके, और हम लोग बात कर ले, आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया है। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुण के बारे में हम लोग अगला अध्याय में देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि पदार्थ के जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं,
कि उसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो उसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहां से हम लोग अब बात कर लेते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे है आपका पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है भाई? ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। ठीक है, क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वो कैसे हम जानेंगे कि रिक्त स्थान होता है? जैसे सपोज दैट अगर आप जल ले लेते हैं, इसमें आप जल ले लिए, ठीक है, जब इसमें आप जल को मिलाएं, ठीक है, जब आप इसको जल को मिलाएं इसमें, तो निश्चित रूप से जब आप इसमें चीनी को मिलाइएगा तो ये चीनी जो है, ये चीनी जो है निश्चित रूप से इसमें पूरी तरह से घुल मिल जाएगा, मिलेगा। यानी मिलने का संभावना कब था? जब इसमें रिक्त स्थान था। अगर इसमें रिक्त स्थान नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक इसमें खाली स्थान नहीं रहेगा तब तक ये घुला नहीं सकता अपने आप में। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चीनी इसमें घुल गया जल में, यानी इसमें रिक्त स्थान है, और जहां पर चीनी नहीं घुलेगा, नमक नहीं घुलेगा, तो वहां पर समझिए कि रिक्त स्थान नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच जो होता है वो रिक्त स्थान होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ओके, और हम लोग बात कर लेते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? भ्रमण करते रहते हैं हमारे वायुमंडल में। ओके, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में खाना यहाँ बन रहा है, कोई आदमी इधर उधर जा रहा है, इधर से यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक, इस आदमी को गंध जो है यहाँ तक आता है, खाने के गंध, जो खाने बन रहा है उसका गंध जो है वह यहाँ तक पाता है। यानी ये कि यहाँ की जो पदार्थ की जो वाष्प की जो कण की जो गतिशीलता है वो इसके नसा द्वार तक पहुंचता है और इसको पता चल जाता है कि किस तरह का खाना बन रहा है। ओके, इसको पता चलता है कि किस तरह का खाना बन रहा है। यानी गतिशील के कारण ही आप किसी भी खाने का सुगंध ले सकते हैं। जो अगरबत्ती होता है, अगरबत्ती का सुगंध अगर मंदिर में जल रहा है कुछ दूर पर, तो उसका सुगंध भी आपको मिलती है। तो यानी वो भी किसके कारण हुआ? पदार्थ की गतिशीलता के कारण ही, पदार्थ के कणों की निरंतर गतिशीलता के कारण ही ये संभव हो पाता है। यदि पदार्थ के कण गतिशील न होते तो निश्चित रूप से अगरबत्ती की गंध जो है, मंदिर की अगरबत्ती का गंध हुआ या कहीं सड़े गले पदार्थ हुआ, उसको आप सूंघ नहीं पाते। ओके, तो इससे क्लियर होता है कि पदार्थ के कण जो होता है निरंतर गतिशील होते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की में। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होता है? उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी थाली में गर्म खाना है और एक थाली में ठंडा खाना है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें कोल्ड है, ठंडा है, और इसमें हॉट है, गर्म है। ठीक है, अगर इसमें गर्म खाना है तो इसकी जो कणों की जो गतिज ऊर्जा होगा वो तेज होगा। क्या होगा? वो तेज होगा। और जबकि इसकी जो गतिज कणों की जो गतिज ऊर्जा होगा वो तेजी से नहीं होगा, वह धीमी गति से होगा। क्या होगा? धीमी गति से। यानी कणों की जो गतिज ऊर्जा, जब तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है।
ठीक है। और तापमान घटने से कणों की जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब तापमान को घटाएंगे, जब तापमान धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा तो कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ओके, तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आता है एक पॉइंट है विसरण। आखिर विसरण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलान होता है तो उस क्रिया को हम लोग विसरण बोलेंगे। ठीक है, क्या, जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन होता है, ठीक है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। ओके, तो विसरण आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको दे देगा कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ओके, तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पदार्थ के जो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, यदि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, ओके, तो होगा क्या कि प्रत्येक कण हमेशा अलग अलग रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, जिसके कारण जैसे मान लीजिए कि अगर आप चौक देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या पेड़ पौधे देखते हैं या ईंट देखते हैं या दीवार देखते हैं, अगर इनके पदार्थ जो है, इनके पदार्थों के बीच जो है, अगर मान लीजिए कि ईंट है, अगर ईंट में अगर कणों के बीच जो है आकर्षण शक्ति न पाया जाता हो तो ये ईंट का निर्माण नहीं हो सकता है। ओके, क्या ये ईंट का निर्माण नहीं हो सकता है, ये कण के रूप में इधर उधर हमेशा बिखरते हुए रहेंगे। तो इसलिए इनके बीच कणों की जो इनके बीच जो कण जो होते हैं ये एक आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तब जाकर हम किसी भी वस्तु को आकार दे पाते हैं, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। यदि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो हम किसी भी वस्तु के आकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हम कपड़ा का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दीवार बनाना है, ठीक है, अगर हमें दीवार बनाना है तो दीवार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, घर बनाना है तो घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पेन बनाना है तो पेन का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आकर्षित नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। जब हम निर्माण कर सकते हैं, एक मतलब ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ओके, तो आपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। ठीक है, जो क्या करना है आपको, जो भी आपके अगल बगल है पदार्थ है उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में हमेशा होते हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। यानी यहाँ से पदार्थ की अवस्थाओं का पता चल चुका है। एक होता है ठोस, एक द्रव और दूसरा का गैस। अब हम ठोस, द्रव, गैस तो जान गए, क्योंकि वायुमंडल में, ये जो वायुमंडल में के अंतर्गत, जो भी जैव मंडल के अंतर्गत हमारा हमें वस्तु को देखते हैं, वो या तो ठोस के रूप में है, या तो द्रव के रूप में है, या तो फिर गैस के रूप में है। ठोस के रूप में है, या तो द्रव के रूप में, या तो गैस के रूप में है। इन्हीं तीन अवस्थाओं में हमारा पदार्थ पाया जाता है। चलिए, तो अब हम बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। जो पदार्थ की ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो देखिए, ठोस की हम लोग बात करें तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसकी आकार निश्चित होता है। ओके, और आयतन निश्चित होता है, यानी नगण्य संपीड़न होता है उसमें। संपीड़न, उसको जब हम दबाते हैं तो वो दबता नहीं है,
प्रेषित नहीं होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन आकार नहीं बदलता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ठोस। ठोस पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। तो ठोस पदार्थ की परिभाषा आप लिख लें कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसकी आकार, आकृति, आयतन ये सब निश्चित होते हैं, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? तो इन अगला है आपका, क्या स्पंज यह ठोस है लेकिन फिर भी संपीड़न संभव नहीं है? क्यों? ये सभी ठोस है। क्या कर रहा है? ये सभी जो है आप यहाँ पर देखें, रबड़ बैंड देखें, बर्तन में रखे चीनी और नमक देखें, स्पंज देखें, ये सभी क्या है? ठोस है। अब ठोस क्यों है, इसका जवाब आप नीचे देखिए। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है लेकिन अपने आकार को छोड़ता नहीं है, अपने आकार में परिवर्तन बनाए रखता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इन क्रिस्टलों के जो आकार जो होता है वो बदलता नहीं है। यदि नमक की जो आकार इतना है और जो चीनी का जो है इतना बड़ा बड़ा चीनी का कण है, तो निश्चित रूप से अगर हम इसको हाथ में लें, चाहे पहाड़ पर ले जाएं, चाहे कहीं भी ले जाएं, इसकी जो साइज होगा निश्चित होगा। ओके। स्पंज की हम लोग बात करें तो स्पंज जो होता है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो संपीड़ित तो हो जाता है और वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। लेकिन जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ठोस। क्या है? स्पंज क्या है? ठोस है। ओके। तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि आखिर ठोस स्पंज किसका उदाहरण है, ठोस द्रव गैस का, तो आपको यहाँ पर ठोस का मारना होगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठोस के विभिन्न पहलू। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैसीय अवस्था की, सॉरी यहाँ पर द्रव अवस्था की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर द्रव अवस्था क्या है, हम लोग द्रव किसे कहेंगे। ओके, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि द्रव का मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता हो, अगर हम उसको पृथ्वी जमीन पर गिरा दें तो वो चारों तरफ फैल जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव। ठीक है, चारों तरफ बिखर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव। ओके, तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि द्रव का जो आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी अगर ये है एक ग्लास, ये है आपका एक बर्तन इस तरह का मान लीजिए, ठीक है, और एक बर्तन इस तरह का मान लीजिए, तो अगर पानी 1 लीटर लिए हैं, 1 लीटर लिए हैं, इस पानी को इसमें रखेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा, इसको इस लीटर जल को इसमें डालेंगे तभी 1 ही लीटर बताएगा कि 2 लीटर में तो नहीं होगा ना, और इसमें रखेंगे तब वो आपका 1 लीटर होगा। यानी आयतन निश्चित हो गया। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जो द्रव का जो है आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाए उसका
वैल्यू उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी आकार परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि अगर पानी है, पानी को अगर हम इसमें रखें तो इसके आकार का ले लेगा, अगर इस पानी को हम इसमें रखें तो इसके आकार का हो जाएगा। ओके, अगर इस पानी को इसमें रखें तो इसके आकार का ले लेगा, आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से द्रव की कुछ गुण था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जिसे आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। ठीक है, जो द्रव जो है, ठीक है, जो द्रव जो है, द्रव, ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है द्रव में। ठीक है, तो एक आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द्रव अवस्था। ठीक है, क्योंकि द्रव अवस्था जो है वह ठोस के रूप में भी कभी कभी हो जाता है, द्रव रूप में भी आप देख सकते हैं उसको, और गैसीय रूप में भी देख सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव की विसरण की दर अधिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था के पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ओके, इसलिए क्या होता है कि जब आप किसी भी द्रव पदार्थ को, जैसे पानी हो, चाहे तेल हो, चाहे, ठीक है, चाहे नमक हो, वो क्या करते हैं, जब उसको आप गिराते हैं तो वो आराम से इधर उधर क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कि उनकी जो कणों के बीच जो रिक्त स्थान जो होता है, उनके बीच जो कण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम होते हैं। ओके, तो चलिए इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगला टॉपिक की गैसीय अवस्था। ठीक है, आखिर गैसीय अवस्था होता क्या है, अब हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर गैसीय अवस्था होता क्या है। ठीक है, गैसीय अवस्था का मतलब तो पदार्थ की ऐसी अवस्था, ठीक है, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसकी आयतन, आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, आकार, आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे गैसीय अवस्था। ओके, क्या उसको बोलेंगे हम लोग, गैसीय अवस्था होता है, उसको हम लोग गैसीय अवस्था कहेंगे। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था आपको समझ में आ गया होगा कि गैसीय अवस्था उसको बोलेंगे पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गैसीय अवस्था। ओके, एक एलपीजी गैस होता है, एलपीजी गैस ये गैसीय अवस्था है जिसका उपयोग जो है हम लोग खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़न प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग होता है। संपीड़ित काफी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से मतलब ये समझिए कि गैसियों की जो आकार और आयतन जो होता है दोनों अनिश्चित होता है। मतलब इसका कम बेसी आकार और आयतन हम कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि आखिर गैसीय अवस्था किसको कहेंगे। जो एलपीजी का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, एलपीजी का प्रयोग खाना बनाने में करते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का प्रयोग जो होता है वो वाहन चलाने में किया जाता है। ठीक है, क्या वाहन चलाने में इसका प्रयोग करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ओके, तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं। ओके,
हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध बिना रसोई में प्रवेश किए किए ही हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाना के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंचता है। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, क्योंकि अभी हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि जो गर्म, ठीक है, जो गर्म पदार्थ होता है उसकी जो गर्म पदार्थों की जो कणों की जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो तेजी होता है, तेज होता है, ठीक है। और तेज होने के कारण, ठीक है, गतिज ऊर्जा तेज होने के कारण वह बहुत जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। ओके, इस तरह से ये चीज आपका होता है समाप्त। और हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और टॉपिक है। इस तरह से ये भी प्रश्न है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप बनाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सारा इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्रकार का प्रश्न कराया जाए या कि ना कराया जाए। ओके, ये तमाम प्रश्न का हम लोग करेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, यानी कोई ठोस में है तो क्या गैस हो सकता है, क्या गैस में है तो कोई ठोस हो सकता है, क्या द्रव में है तो कोई ठोस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी है, तो बताना है आपको क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के रूप में रह सकता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ भी एक प्रश्न दे सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है, ठीक है, जो तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो द्रव अवस्था तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन ऐसे पदार्थ का नाम बताना है जो तीनों अवस्थाओं में विराजमान रहता है। ओके, तो इस पदार्थ का नाम जो होता है आपका क्या है? जल है, ठीक है। उस पदार्थ का नाम क्या है? जल है। यानी जल जो होता है वह तीनों अवस्थाओं में विराजमान होता है, ठीक है। वो कैसे? तो मान लिया जाए कि यहां पर मान लीजिए ये आपका जल है, ठीक है, ये जल है। जल को जब हम क्या करेंगे, जल को जब हम फ्रीज करेंगे, क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। तो जल को फ्रीज करेंगे तो यह ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो यह बर्फ के रूप में जमा हो जाएगा। यानी ये जल क्या है? अभी द्रव है, और ये क्या हो गया? ठोस हो गया। जब हम जल को फ्रीज किए, ठीक है, जल को क्या किए? फ्रीज किए, तो यह ठंडा हो गया, और ठंडा हुआ तो क्या बन गया? ठोस बन गया। और ठोस को जब हम क्या करेंगे? गरम करेंगे। तो जब ठोस को गरम करेंगे, तो यह क्या बनेगा? जल बनेगा। ओके, और जब जल को जब हम तेज मात्रा में जब हीट कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो यह वाष्प बनेगा, और यही वाष्प जो होता है यह गैसीय अवस्था कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? यह गैसीय अवस्था, यही वाष्प गैसीय अवस्था कहलाता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देख चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। मेन चीज हम लोग देखते हैं, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, ठीक है। क्या बोले कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, कोई भी ठोस हो, चाहे वह जल हो, चाहे वह कोई पत्थर हो, अगर हम उसको जब गर्म करते हैं तो उसकी कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। ये तो पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र होकर के गति करने लगते हैं।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यह अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जिसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गलनांक। ठीक है, क्या कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि जब कोई ठोस पिघलकर क्या बनता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक। और बर्फ की गलनांक की हम लोग बात करें तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो आपका 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन, यानी कहीं कहीं एग्जाम में आपको 273 भी देखने को मिलता है, तो आपको वहां पर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट का वैल्यू वहां पर नहीं लेता है कभी कभी। तो आपको ध्यान देना है कि 273 केल्विन या 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न किया जाता है। ओके, इस तरह से ये होता है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम लोग अभी तो हम लोग गलनांक पढ़े हैं, गलनांक के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक की जानकारी हासिल करेंगे, प्रसुप्त ऊष्मा की जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, जल के लिए जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, जल क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, इस हम वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।